बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। लेक्चर कंटेंट्स को देखते हैं जी कि आज के लेक्चर में हमें अपने मेन टॉपिक के साथ और क्या क्या पढ़ना है जी। तो जो लेक्चर का मेन टॉपिक है वो तो यही है जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ये हमें सीखना है जी। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम स्टडी करेंगे जी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और जितने फंक्शनल ग्रुप आपकी कोर्स के अंदर हैं उनका एक बार रिव्यू लेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है आज का जी वो है जी होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है और फिर होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये लेक्चर कंटेंट्स है हमारे आज के लेक्चर के। तो 3 टॉपिक आज हमें डिस्कस करने जाने हैं। नंबर 1 इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप्स और नंबर 3 होमोलोगस सीरीज। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए देखते हैं जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। अच्छा जनाब, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं जी हम ए साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, और फिर ए साइक्लिक कंपाउंड्स मजीद क्लासिफाई हो जाते हैं इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसी तरह जो दूसरी मेन ब्रांच है वो क्या है जी साइक्लिक कंपाउंड्स, और फिर साइक्लिक कंपाउंड्स मजीद क्लासिफाई होते हैं इनटू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसके बाद होमोसाइक्लिक कंपाउंड मजीद क्लासिफाई होते हैं इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये मुकम्मल क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अब आपके सामने है। तो जो 2 मेन क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, 2 मेन ब्रांचेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या है जी कि दे आर एसाइक्लिक कंपाउंड्स और दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स। तो यार दे आर एलिफेटिक कंपाउंड्स और दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स। तो या तो ये ओपन चेन होंगे या फिर ये क्लोज चेन होंगे, और अगर ये ओपन चेन है जी फिर ये एसाइक्लिक है तो इसका मतलब है या तो ये सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे, और अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक में या तो ये हेट्रोसाइक्लिक होंगे या होमोसाइक्लिक होंगे, और अगर होमोसाइक्लिक है या तो ये एलिसाइक्लिक होंगे या एरोमेटिक होंगे। तो ये मुकम्मल क्लासिफिकेशन है और अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आपके सामने है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है जी इनटू एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स मजीद क्लासिफाई हो जाते हैं इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड क्लासिफाई हो जाते हैं इनटू हेटेरो एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड मजीद क्लासिफाई होते हैं इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो जो ए साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको आप एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो ए साइक्लिक कंपाउंड्स कहें या आप एलिफेटिक कंपाउंड कहें, बात एक ही है। साइक्लिक का मतलब होता है जी क्लोज चेन स्ट्रक्चर का होना, और वर्ड अगर किसी भी वर्ड के साथ ए आ जाए तो ए का मतलब होता है नॉट। तो ए साइक्लिक का मतलब है नॉट साइक्लिक, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से आपको बड़े आराम से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये साइक्लिक, इसको ए साइक्लिक क्यों कहते हैं जी। तो ए साइक्लिक का मतलब ये है जी कि ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और इनका दूसरा नाम एलिफेटिक कंपाउंड भी है। तो ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन अब आपके सामने है जी। तो दीज आर द कंपाउंड्स दैट हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर क्लोज चेन स्ट्रक्चर ना हो, जिसके अंदर साइकिल ना हो, बल्कि जितने भी मेंबर्स हों वो उनकी चेन ओपन हो, चाहे वो लीनियर चेन हो, चाहे वो ब्रांच चेन हो, चाहे वो हाईली ब्रांच हो, लेकिन वो साइकिल फॉर्म में ना गए हो, उनका स्ट्रक्चर क्लोज ना हुआ हो, तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ए साइक्लिक कंपाउंड्स को आप एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं।
तो ये पहले किस्म के की क्लासिफिकेशन है जी कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं या एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जिनका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। ओपन चेन के अंदर ये लीनियर चेन भी हो सकती है और ये ब्रांच चेन भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं जी। तो एग्जाम्पल अब आपके सामने है और ये 5 कार्बन वाला आपका हाइड्रोकार्बन है और इसको आप क्या कहते हैं जी, एन पेंटेन कहते हैं। और ये जो एन पेंटेन है ये आपका एसाइक्लिक कंपाउंड है या आप इसको कहेंगे इट इज एलिफैटिक कंपाउंड। और एलिफैटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड कहने की वजह क्या है जी, ये 5 कार्बन ये क्लोज फॉर्म में नहीं है बल्कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसलिए ये आपके क्या कहलाते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब एसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं उनको हम देखने जाएंगे जी। तो व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो डेफिनेशन अब आपके सामने है जी। तो दे आर द हाइड्रोकार्बन्स whose all valencies of carbon are satisfied with hydrogen only। ठीक है जी। तो हाइड्रोकार्बन जिनकी तमाम वैलेंसियां सेटिस्फाई हाइड्रोजन से, या अगर आप चेन के अंदर बात करें जी तो कार्बन से हो जाए जी। तो हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट से उसकी वैलेंसियां सेटिस्फाई ना हो जी, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। और दूसरी खास बात क्या है जी कि दे कंटेन सिंगल बॉन्ड इन एंटायर चेन। तो ये दूसरी वाली डेफिनेशन ज़्यादा आसान है जी कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड नज़र आ रहा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो चेन है उस चेन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। और इसकी मिसाल अब आपके सामने है जी। तो ये 4 कार्बन वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम इसलिए कह रहे हैं जी क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है जी, डबल बॉन्ड है और कार्बन की सारी वैलेंसियां किससे जी, हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई हुई है जी। या कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है जी। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऐसे कंपाउंड आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एन ब्यूटेन ये इसकी क्या है जी, ये इसकी मिसाल है जी। तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है या इसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनकी वैलेंसियां कार्बन सेटिस्फाई करता है और जिसकी वैलेंसियां हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है और चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है जी, सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम स्टडी करने जाएंगे जी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होती हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जी। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ये वो होते हैं जी कि जिनकी कार्बन की वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, यानी जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है उससे कम हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद होते हैं। और क्योंकि कार्बन को वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए या तो डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए ये कंपाउंड्स आपके क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इन कंपाउंड्स के अंदर जो लॉन्ग चेन होती है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड तो मौजूद होता है, लेकिन इस सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका अगर हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन की चेन में चाहे कितने ही सिंगल बॉन्ड क्यों मौजूद ना हो, लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा या एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा तो आपका कंपाउंड सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाता है। तो लॉन्ग चेन के अंदर अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, या आप ये कह सकते हैं बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, जिस तरह से आपको कार्बोनाइल कार्बन के अंदर नजर आता है, तो ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन का तस्करा कर रहे हैं तो इसलिए हमने अभी कार्बोनाइल कंपाउंड की एग्जाम्पल आपको नहीं दी है। तो एग्जाम्पल इसको देखते हैं जी। तो एग्जाम्पल आपके पास क्या है जी, 4 कार्बन है और 4 कार्बन के साथ आपने क्या देखा जी कि चेन के अंदर आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और इस कंपाउंड का नाम, क्योंकि ये अल्कीन फैमिली है जी, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2-ब्यूटीन नाम है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जी। इसके अंदर भी 4 कार्बन है लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इस कार्बन की ये जो 2 कार्बन नजर आ रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है और डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया है।
इसी तरह यहाँ पर आपको जो 2 कार्बन नजर आ रहे हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है या हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, और इस हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपने क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड लगा दिए हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है जी, 2-ब्यूटाइन है। तो इससे पहले आपने ब्यूटेन पढ़ा था और ब्यूटेन के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, तो वो आपका क्या था जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। और ये आपकी ब्यूटीन है और ये आपका ब्यूटाइन है और ये आपकी 2-ब्यूटीन है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये आपका 2-ब्यूटाइन है क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये दोनों आपके क्या है जी, ये दोनों आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड होने की वजह क्या है जी, कि चेन के अंदर डबल बॉन्ड या चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कार्बन को जितने हाइड्रोजन की जरूरत थी उससे कम हाइड्रोजन मौजूद है, जिसकी वजह से कार्बन ने अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए या तो डबल बॉन्ड लगाया है चेन के अंदर या ट्रिपल बॉन्ड लगाया है जी। तो आपको चेन के अंदर कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो ये दोनों जो आपने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स पढ़े, तो क्योंकि ये ओपन चेन थे इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड्स कहलाती हैं। तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन थी एसाइक्लिक कंपाउंड्स की, जिसके अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड्स थे और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स थे, इसको हमने स्टडी किया। अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ने जाएंगे जी। तो पहले तो ये देखते हैं जी कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं जी। तो एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, दे आर ओपन चेन कंपाउंड्स, दे डज नॉट हैव क्लोज स्ट्रक्चर और दे डज नॉट हैव साइकिल और दे डज नॉट हैव रिंग। तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं जी। तो साइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन अब आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी, द कंपाउंड्स हैव क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर चेन जो होगी वो क्लोज होगी, और क्लोज चेन को आप क्या कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं, और क्लोज चेन को आप क्लोज चेन स्ट्रक्चर को आप रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी चेन क्लोज हो या जिसके अंदर साइकिल बनी हुई हो या जिसके अंदर रिंग आपको मौजूद नजर आ रहा हो, तो ऐसे सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ओपन चेन होते हैं, और अगर ये साइकिल के फॉर्म में आ जाए या रिंग की फॉर्म में आ जाए, इनकी चेन क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं जी। तो ये आपको साइक्लिक कंपाउंड नजर आ रहा है और इस कंपाउंड से आप वाकिफ हैं। ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाता है, बेंजीन कहलाता है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर कितने कार्बन हैं, तो अगर आप गिने तो 6 कॉर्नर है, हेक्सागोन है तो उसके अंदर 6 कार्बन है। और ये आपका अगर आपको डबल बॉन्ड भी नजर आ रहे हैं तो ये आपके अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है और इसको आप क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। और ये दूसरा कंपाउंड आपको नजर आ रहा है और इसका नाम क्या है जी, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है। तो यहाँ पर भी जो 6 कार्बन है वो किस फॉर्म में है, साइकिल की फॉर्म में है, यानी ये रिंग की फॉर्म में है, या आप ये कहें जी ये 6 कार्बन क्लोज चेन की फॉर्म में है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी चेन क्लोज हो या जो साइकिल की फॉर्म में हो या जो रिंग की फॉर्म में हो, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये आपने एग्जाम्पल्स को देखा, बेंजीन भी आपका साइक्लिक कंपाउंड है, ये आपका कह सकते हैं आप इसको अनसैचुरेटेड ये आपका हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, और ये आपका सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन है। यानी यहाँ पर आपने कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड भी नजर आ रहे हैं। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है विच इज साइक्लिक कंपाउंड, ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपके सामने है विच इज ऑल्सो साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो ये तो या तो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं या होमोसाइक्लिक होते हैं। तो हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि साइक्लिक का मतलब तो ये हुआ जी कि ये इनकी जो चेन होगी वो क्लोज होगी, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट से आपको आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए जी कि साइकिल के जो मेंबर हैं, इसका मतलब ये है कि अभी जो आपने पढ़ा बेंजीन या जो अभी आपने पढ़ा साइक्लोहेक्सेन, उसके अंदर साइकिल के सारे मेंबर क्या थे, कार्बन थे।
तो हेट्रो से आपके दिमाग में फौरन ये बात आनी चाहिए जी कि यकीनन कार्बन के अलावा भी कुछ साइकिल के अंदर मौजूद होगा। खैर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या बता रही है, यही बात बता रही है जो मैंने आपको बताई। द कंपाउंड्स हैविंग क्लोज चेन स्ट्रक्चर इन विच हेट्रो एटम इज प्रेजेंट। हेट्रो एटम का मतलब क्या है जी कि या तो नाइट्रोजन मौजूद होगा या ऑक्सीजन मौजूद होगा या सल्फर मौजूद होगा अदर देन कार्बन। तो इन द साइकिल यानी साइकिल के बाहर ना हो, साइकिल के अंदर मौजूद हो, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड हैं कि जिसकी साइकिल के अंदर, साइकिल के बाहर अगर लगा हुआ है तो वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। साइकिल के अंदर या तो नाइट्रोजन लगा हो या ऑक्सीजन लगा हो या सल्फर लगा हो, तो ये आपके कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। यानी साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा किसी और एटम का मौजूद होना इस कंपाउंड को क्या बना देता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना देता है। तो ये चंद एग्जाम्पल है, इसको आप याद कीजिएगा। तो ये आपने क्या देखा जी कि जो बेंजीन की साइकिल थी उस साइकिल के अंदर अब आपके कार्बन के अलावा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन लगा होता था, लेकिन अब इसमें कार्बन के बजाय क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। यानी ये नाइट्रोजन है और बाकी ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और 5 कार्बन है। तो साइकिल के अंदर 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। याद रखिएगा कि बेंजीन के अंदर 6 कोनों पर, हेक्सागोन के जो 6 कॉर्नर्स होते हैं उन पर कार्बन ही मौजूद होता है। तो यहाँ पे कार्बन की बजाय नाइट्रोजन आ गया, तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, पायराडीन कहते हैं। तो इस पायराडीन का स्ट्रक्चर आप अब हिफ्ज कीजिएगा। और जो दूसरी मिसाल अब आपके सामने है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन के अलावा ये 1, ये 2 और 3 और 4, ठीक है जी, क्योंकि साइकिल ये पेंटागोन है। तो इस साइकिल के 5 मेंबर हैं, उस 5 में से जो 4 मेंबर जो अभी मैंने आपको गिनवाए वो कार्बन है और एक मेंबर क्या है जी, ऑक्सीजन है। तो जो 5 मेंबर हैं उसमें से एक मेंबर कार्बन नहीं है बल्कि वो ऑक्सीजन है। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। और इस कंपाउंड का नाम क्या है जी, फ्यूरान है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने अब आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की दी। तो इम्तिहान के लिए इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल, क्योंकि पायराडीन आपकी किताब में भी है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर ब-ज़रूर याद करें। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी आपके साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन साइकिल के अंदर जो मेंबर होते हैं उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद होता है, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर में से कोई एटम मौजूद होता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखने जा रहे हैं जी। तो होमो का मतलब क्या होता है जी, सेम होता है। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड को आप कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ही हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की है। यानी साइकिल के अंदर क्या होंगे, कार्बन ही होंगे। तो नाइट्रोजन की साइकिल बनी हुई हो या ऑक्सीजन की साइकिल बनी हुई हो तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड आपके कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहलाते हैं। और कार्बोसाइक्लिक का मतलब ये है जी कि साइकिल का हर मेंबर क्या हो जी, कार्बन हो। तो इनको आप होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमो का मतलब सेम होता है और कार्बोसाइक्लिक का मतलब कि साइकिल के अंदर सारे के सारे मेंबर क्या होंगे जी, कार्बन होंगे। तो इनको हम देखने जा रहे हैं जी। तो आपने क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है अब आपके सामने है, और डेफिनेशन है जी, द कंपाउंड्स हैविंग क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर जो हो वो क्लोज हो और उसके अंदर सारे के सारे जो एटम्स हो वो क्या हो जी, कार्बन हो। तो ये आपको होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे या ये इसके आपके कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल ये आपने पहले भी पढ़ी। तो ये आपने क्या नजर आ रहा है, ये आपको बेंजीन नजर आ रहा है। तो बेंजीन अनसैचुरेटेड नेचर तो है, लेकिन इसके अंदर जो साइकिल है उसके सारे के सारे मेंबर क्या है जी, कार्बन है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। या ये आपको दूसरा कंपाउंड नजर आ रहा है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है और इसके अंदर भी जो साइकिल है वो 6 कार्बन की है और सारे के सारे जो साइकिल के मेंबर हैं वो क्या है जी, कार्बन है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जी कि जिसके अंदर जो साइकिल है, साइकिल के सारे मेंबर क्या होते हैं जी, कार्बन होते हैं।
तो ये आपके कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ये दो एग्जाम्पल बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन आपने इसकी एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा। अच्छा जी, अब हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो या तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं या ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन अब आपके सामने है जी। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को आप नॉन बेंजोइड्स भी कहते हैं जी। क्यों कहते हैं, ये भी आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा जी। तो दीज आर द कंपाउंड्स which have closed chain structure and does not contain benzene ring। तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो और उनके अंदर बेंजीन रिंग ना हो, तो बेंजीन रिंग अगर नहीं होगा तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे या ये इनको आप नॉन बेंजोइड्स भी कहलाते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। तो एग्जांपल अब आपके सामने है जी। तो ये आपको जो रिंग नज़र आ रहा है तो ये बेंजीन तो नहीं है। बेंजीन की खास बात क्या है, ये हेक्सागोन हो और ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो, यानी 3 डबल बॉन्ड हो और वो भी यके बाद दीगरे आई, जिसको ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम कहते हैं जी। तो ये बेंजीन का रिंग नहीं है, तो इसलिए ये साइक्लिक कंपाउंड तो कहलाएगा लेकिन ये एलिसाइक्लिक कहलाएगा। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब नॉन बेंजोइड, यानी इसके अंदर बेंजीन का रिंग नहीं है। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। और ये दूसरी एग्जाम्पल में अब आपको नजर आ रहा है साइक्लोपेंटेन, क्योंकि यहाँ पे ये 5 कार्बन का क्लोज चेन रिंग है, तो ये क्या कहलाता है, साइक्लोपेंटेन कहलाता है। तो आपने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। तो एक्चुअली एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जी, वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिसके अंदर बेंजीन का रिंग नहीं होता। तो जिनके अंदर बेंजीन का रिंग नहीं है, तो ये आपने साइक्लोहेक्सेन को स्टडी किया या आपने साइक्लोपेंटेन को स्टडी किया, इन दोनों के अंदर बेंजीन का रिंग नहीं है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। फाइनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जी कि जिनका क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होता है और इसके अंदर बेंजीन का रिंग भी होता है, तो ये बेंजोइड्स भी कहलाते हैं जी। और इनको आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसके अंदर पहली मिसाल तो बेंजीन खुद है जी, कि बेंजीन क्या है कि जी एरोमेटिक कंपाउंड है। और दूसरी मिसाल अगर आप लें तो मैंने यहाँ पे आपको क्या लगाया है जी कि बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जी। तो ये आपका हाइड्रोक्सी बेंजीन है और इस हाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या कहते हैं जी, फिनोल कहते हैं जी। तो ये बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। तो बेंजीन का रिंग आपको इस कंपाउंड के अंदर नजर आ रहा है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है, ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है जी। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो वो कंपाउंड होते हैं जी कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन का रिंग भी वाज़ेह होता है, यानी हेक्सागोनल रिंग होता है और ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, यानी डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड सिस्टम कहते हैं। तो हेक्सागोनल रिंग के अंदर डबल और सिंगल बॉन्ड का ऑल्टरनेटिवली मौजूद होना इसको बेंजीन का रिंग बना देता है। और अगर कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन का रिंग मौजूद हो तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा और यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन बुनियादों पर एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं और फिर किन बुनियादों पे एसाइक्लिक कंपाउंड को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, और फिर वो कौन सी वजूहत है जिनकी वजह से हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर साइक्लिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं, और फिर एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है। तो आपको यकीनन यहाँ तक पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ये बात समझ में आ गई होगी। हम आज के लेक्चर के दूसरे टॉपिक पे आते हैं और अब हम बात करने जाएंगे जी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। अच्छा जी, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन अब आपके सामने है जी। तो दे आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव्स यूनिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपके एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, या आप इवन सैचुरेशन और अनसैचुरेशन भी, यानी डबल बॉन्ड का चेन के अंदर मौजूद होना या ट्रिपल बॉन्ड का चेन के अंदर मौजूद होना, खैर वो इस डेफिनेशन के बरखिलाफ है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाता है जी। और फंक्शनल ग्रुप इसलिए ट्रीट किया जाता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड
क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। वो अलग बात है कि कोई एटम मौजूद नहीं है, लेकिन अनसेचुरेटेड होना, डबल बॉन्ड का होना या ट्रिपल बॉन्ड का होना, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, वेरी कर देता है। इसलिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं जी। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को वेरी कर देते हैं, तो वो भी फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। और असल डेफिनेशन जो आपके सामने है वो क्या है जी, कि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का मतलब क्या है जी, कि हेलोजन आके लग जाए, हेलो ग्रुप आके लग जाए, क्लोरो आके लग जाए। ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है जी, जिसको आप मॉलिक्यूल भी कहते हैं, तो OH आके लग जाए। एक एटम नहीं बल्कि अब 2 एटम होगा तो उसको आप क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ एटम कहेंगे। तो ये आप कार्बोनाइल कार्बन की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, क्योंकि तमाम चीजें आप नोमेनक्लेचर के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ जी। तो ये अगर आपकी चेन के ऊपर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आके लग जाए या चेन के अंदर एज अ कार्बोनाइल कार्बन के अंदर की फॉर्म में आके लग जाए, तो जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसकी प्रॉपर्टी को ये बिल्कुल मुख्तलिफ कर देते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक यूनिक प्रॉपर्टी दे देते हैं, एक नई फैमिली बन जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, दे आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स that gives unique property to organic compound, so they are known as functional group। तो अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने जाएंगे कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है और फिर उस फंक्शनल ग्रुप है क्या और उसका ग्रुप प्रीफिक्स क्या है, उसका ग्रुप सफिक्स क्या है, और फिर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के अंदर हम IUPAC सिस्टम के तहत और कॉमन नेम इसको एक बार हम इसको रिव्यू करेंगे। तो ये पहले हाइड्रोकार्बन है और अल्केन्स जो आपके कहलाते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान ये होती है जी कि एंटायर चेन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, कोई डबल बॉन्ड और कोई ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके अल्केन्स कहलाते हैं। कोई ग्रुप प्रीफिक्स इनका नहीं है और जो सफिक्स है वो इनका एन है, ANE। तो अल्क के साथ आप क्या वर्ड लगाते हैं, ANE लगाते हैं, तो ये अल्केन बन जाता है। ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है, 2 कार्बन वाला अल्केन है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका इथेन कहलाता है। जो दूसरी फैमिली या दूसरी क्लास आपके सामने है, जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे इस बात का ख्याल रखिएगा कि इनमें से किसी की भी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती और प्रॉपर्टीज मिसमैच होने की वजह से या प्रॉपर्टी यूनिक होने की वजह से आप इन्हें फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। तो अगर कार्बन की चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड भी आ जाए तो ये क्लास क्या कहलाती है, अल्कीन कहलाती है और ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और हम इनको कहते हैं जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद डबल बॉन्ड। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से मुख्तलिफ होती है जी। तो ये आपके जी अल्कीन्स हैं, कोई ग्रुप प्रीफिक्स इनका नहीं है, ग्रुप सफिक्स इसका ENE है, यानी अल्क के साथ ENE का वर्ड लगाया जाता है। और ये 2 कार्बन वाला अल्कीन आपको नजर आ रहा है, तो 2 कार्बन को इत कहते हैं और डबल बॉन्ड की वजह से आप क्या कहेंगे, इसे ईन कहेंगे। तो इथीन ये एग्जाम्पल है किसकी जी, अल्कीन की। ये तीसरी क्लास या तीसरी फैमिली आपके सामने है और ये आपकी जी अल्काइन है। और ये जो अल्काइन है ये भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, यानी एंटायर चेन के अंदर अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आप इन्हें क्या कहते हैं जी, अल्काइन कहते हैं। और इस बात का ख्याल रहे जी कि अल्काइन की प्रॉपर्टी अल्कीन से और अल्केन से मुख्तलिफ है, इसलिए ये अलहदा फैमिली है जी। कोई ग्रुप प्रीफिक्स इसका नहीं है, ग्रुप जो सफिक्स है वो इसका YNE है, यानी अल्क के बाद YNE लगाया जाता है। और ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है, ये 2 कार्बन वाला अल्काइन आपके सामने है और कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 कार्बन की वजह से इसको इत कह रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसे YNE कह रहे हैं। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको क्या कहते हैं जी, इथाइन कहते हैं। अच्छा जी, अब वो फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रही है जो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं जी, सेटिस्फाई कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर। ये जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये पार्शियली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूनिक प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर रही हैं। इसलिए हमने
इनकी अलग फैमिली बनाई है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है जी? वो ये कहती है जी एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम का हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर एज अ सब्स्टिट्यूएंट या चेन के अंदर एज अ कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होना, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी का यूनिक हो जाना। तो इन एटम्स को, इन ग्रुप ऑफ एटम्स को आप क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अब आप वो फंक्शनल ग्रुप पर पढ़ने जा रहे हैं जो कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल है। खैर, अभी हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, वो इसके बाद आएंगे, इसका मतलब है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये आपका बेंजीन है, और ये अब आप पढ़ चुके हैं जी, इसको आप अरीन्स भी कहते हैं। अच्छा जी, अब वो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं जिसकी मैंने बात की थी जी। तो हैलाइड्स है जी, ये आपके फंक्शनल ग्रुप वो है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है जी? हेलो फंक्शनल ग्रुप है जी। तो ये क्लोरो भी हो सकता है, ये ब्रोमो भी हो सकता है, और ये आरडी भी हो सकता है जी। ग्रुप प्रीफिक्स कॉमन नेम लिखने के लिए, सॉरी, ग्रुप प्रीफिक्स आपका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसको आप हेलो अल्केन कह देते हैं। और ग्रुप सफिक्स ये कॉमन नेम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ग्रुप प्रीफिक्स और ग्रुप सफिक्स ये दो आपके टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इसमें से एक या तो एक कॉमन नेम लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, तो एक आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हैलाइड्स के अंदर जो ग्रुप प्रीफिक्स है वो इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, और ग्रुप सफिक्स ये आपका कॉमन नेम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और ये 2 कार्बन वाला आपका हैलाइड है। तो 2 कार्बन की एक्स की वजह से इसको हेलो कह रहे हैं, और 2 कार्बन की वजह से क्या कह रहे हैं जी? इसको इथेन कह रहे हैं। तो हेलो इथेन इसका नाम है, या 2 कार्बन की वजह से इसको आप इथाइल हैलाइड भी कह सकते हैं जी। और ये तमाम बातें आपने डिटेल के अंदर आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सीखी हैं। अच्छा, तो ये आपकी अगली क्लास आ गई, और ये आपके अल्कोहल्स कहलाते हैं। और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, यानी OH लगा होता है, और ये OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस स्लाइड के अंदर हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं वो तमाम आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है जी कि कार्बन की जो चेन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन मौजूद है, उस हाइड्रोजन को हटाकर ये फंक्शनल ग्रुप जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे लगेंगे। तो ग्रुप प्रीफिक्स ये हाइड्रोक्सी है, और ग्रुप सफिक्स ये आपका क्या है जी? ओल है जी। तो आप इसको इथेनॉल कहते हैं जी। तो दोनों ही यहाँ पे आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। तो इसको इथेनॉल कहते हैं जी, और इसको आप हाइड्रोक्सी इथेन भी कहते हैं जी। तो ये इसकी एग्जाम्पल है जी। तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल आपके सामने था, इसलिए आपने इसको इथेनॉल कहा। तो OL एज अ ग्रुप सफिक्स आपने इस्तेमाल किया, या हाइड्रोक्सी के साथ आपने इथेन का वर्ड इस्तेमाल किया, तो हाइड्रोक्सी को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल किया। तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सी, और 2 कार्बन की वजह से ये इथेन कहलाएगा। प्री का मतलब होता है पहले, तो मेन जो नाम है उससे पहले आना, इसको प्री कहते हैं। और सफिक्स का मतलब होता है बाद में आना। तो ओल क्योंकि मेन नेम के बाद आया है, तो ग्रुप प्रीफिक्स और ग्रुप सफिक्स का जरा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अगली फैमिली अब आपके सामने है, और ये आपके अमाइंस कहलाते हैं, और इसके अंदर अमीनो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो NH2 अगर मौजूद हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो ये आपका अमीनो ग्रुप कहलाता है। और जो इसका ग्रुप प्रीफिक्स है वो अमीनो है, और जो ग्रुप सफिक्स है वो क्या है जी? अमीन है। और ये आपकी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, तो इसको क्या कहेंगे? 2 कार्बन वाला ये आपका एग्जाम्पल है जी। तो ये अमीनो अल्केन कहलाएगा। तो अमीनो को एज अ मैंने प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया, और इथाइल अमीन कहते हैं, इसको मैंने ग्रुप सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया है। अमीनो अल्केन ये आपका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम है, और इथाइल अमीन इसका कॉमन नेम है। नाइट्राइल्स ये आपकी अगली फैमिली है, और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो सियानो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, यानी CN एज अ सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन को हटा के लगे, तो ये आपका नाइट्राइल्स कहलाते हैं जी। जो फैमिली है उसको नाइट्राइल्स कहते हैं। ग्रुप प्रीफिक्स इसका सियानो है, और यही आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम लिखने का तरीका है। और ग्रुप सफिक्स इसका नाइट्राइल है। तो 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सियानो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका एज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो सियानो इथेन ये इसका आईयूपैक्स सिस्टम के तहत नाम है, जिसके अंदर हमने ग्रुप प्रीफिक्स को इस्तेमाल किया है। और इथाइल नाइट्राइल इस कंपाउंड का कॉमन नेम है, जो एज अ ग्रुप सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।
ये अगला फंक्शनल ग्रुप है और इसको कहते हैं जी निट्रो ग्रुप। तो NO2 ग्रुप का मौजूद होना, तो ग्रुप प्रीफिक्स इसका निट्रो है और ग्रुप सफिक्स इसका कोई नहीं है। तो ये आपकी एग्जाम्पल 2 कार्बन वाला आपका एग्जाम्पल अब आपके सामने है और इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप निट्रो इथेन कहते हैं। तो इस चार्ट के अंदर आपको वो फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं कि जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आए। और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है जी, कि लॉन्ग चेन के अंदर हाइड्रोजन को रिमूव कर कर लॉन्ग चेन का पार्ट बन गए एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपने कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो इनकी क्लास के नाम याद रखें, इनके आप कौन से एटम्स और कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो हाइड्रोकार्बन को ये फंक्शनैलिटी इम्पार्ट करते हैं और फिर नाम किस तरह से लिखे जाते हैं, तो आपने इन चार्ट के अंदर पढ़े। अच्छा जी, अब हम कार्बोनाइल कार्बन पर बेस करते हुए फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने जा रहे हैं। यानी अब जो कार्बोनाइल कार्बन है, यानी कार्बन हैज़ अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, यह आपकी चेन का पार्ट है। तो इनको हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो जो पहली क्लास है वो आपकी एल्डिहाइड्स है और फंक्शनल ग्रुप क्या है जी, CHO है जी। यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ चेन बढ़ेगी और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन लगा होगा, जिसका मतलब है कि चेन एक तरफ से लॉक होगी। जो ग्रुप प्रीफिक्स है वो ऑक्सो है, जो ग्रुप सफिक्स है वो अल है और ये आपका 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड अब आपके सामने है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इथेनॉल, या इसको आप कहेंगे ऑक्सो इथेन। कीटोन, ये अगला फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है, या अगली क्लास आपके सामने है जी, या अगली फैमिली आपके सामने है। और कार्बोनाइल कार्बन इसके अंदर मौजूद होगा और कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क क्या है जी, कि कीटोन के अंदर दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है या दोनों तरफ कार्बन होते हैं, और एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ हाइड्रोजन होता है और सिर्फ एक तरफ कार्बन की चेन होती है। ग्रुप प्रीफिक्स इसका भी ऑक्सो है, बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह, लेकिन ग्रुप सफिक्स इसका क्या है जी, 1 है या ओन है या ONE इसको कहते हैं जी। तो ये 3 कार्बन वाली एग्जाम्पल अब आपके सामने है। तो इसको आप 2 प्रोपेनोन कहते हैं या आप इसको कहेंगे जी 2 ऑक्सो प्रोपेन। तो ये इसके आईयूपैक सिस्टम के तहत, दोनों ही आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम लिखने के तरीके हैं। अच्छा जी, जो अगली आपके पास फैमिली है या जो अगली आपके पास क्लास है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जिनको कहते हैं जी। और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ग्रुप प्रीफिक्स इसका कोई नहीं है जी, और जो ग्रुप सफिक्स है वो क्या है जी, ओइक एसिड है। तो 2 कार्बन वाला ये आपको क्या नजर आ रहा है, इथेनोइक एसिड, ये इसकी एग्जाम्पल है जी। एसाइल हैलाइड, यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ तो कार्बन की चेन हो लेकिन दूसरी तरफ हेलो ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये आपके एसाइल हैलाइड कहलाते हैं। क्योंकि ये भी, इसकी भी 3 से 4 रिएक्शन आपकी किताब के अंदर है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है। तो इसका ग्रुप प्रीफिक्स कोई नहीं है। ग्रुप सफिक्स इसका क्या है, ऑयल हैलाइड है और ये 2 कार्बन वाली एग्जाम्पल आपके सामने है और इसको कहते हैं जी इथेनॉइल हैलाइड, यानी इथेन लिखा और उसके आगे ये जो सफिक्स है ऑयल, OYL हैलाइड, ये लगा दिया। तो इस कंपाउंड का जो जिसकी फैमिली क्या है जी, एसाइल हैलाइड है, उसका यहाँ पे नाम बन जाएगा। और ये जो आखिरी जो क्लास है इसको आप क्या कहते हैं जी, अमाइड कहते हैं। ये अमाइड अब आपके सामने है जी। कार्बोनाइल कार्बन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यानी कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ तो कार्बन की चेन है लेकिन दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, अमाइड्स कहलाते हैं और इसका ग्रुप प्रीफिक्स कोई नहीं है। जो ग्रुप सफिक्स है वो क्या है जी, अमाइड है और इसको आप क्या कहते हैं जी, इसको आप इथाइल अमाइड कहते हैं और आईयूपैक सिस्टम के तहत इसको इथेन अमाइड कहते हैं। तो इथेन अमाइड यहाँ पे नहीं लिखा, तो उसको आप ज़रा लिख लीजिएगा, इथेन अमाइड, यानी ETHAN अमाइड, ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम होता है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वो इसका कॉमन नेम लिखा हुआ है इथाइल अमाइड। तो आपने क्या देखा जी, यहाँ पे अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एसाइल हैलाइड और अमाइड को ज़रा कंपेयर करें तो कार्बोनाइल कार्बन के, इन तीनों के अंदर कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ कार्बन की चेन है। अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हेलो ग्रुप लगा हुआ है तो ये एसाइल हैलाइड है, और अगर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या है जी, अमाइड है। तो ये सिंपल इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम लिंकेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और लिंकेजेस क्या होती हैं, जो
दो जो चेन है, जो मेन चेन थी उसको क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं, और ब्रेक करके उसको दो चेन्स के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, तो वो आपके लिंकेजेस कहलाती हैं। इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहली फैमिली है वो आपके क्या कहलाते हैं, ईथर्स कहलाती हैं, और इसके अंदर डाईवेलेंट ऑक्सीजन होता है, और इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन या कार्बन की चेन होती है। तो जो ग्रुप प्रीफिक्स है वो क्या कहलाता है, अल्कोक्सी कहलाता है। और इसकी एग्जाम्पल अब आपके सामने है, और इस एग्जाम्पल क्या, ये आपको ओ की वजह से क्या नजर आ रहा है, ईथर नजर आ रहा है, और मिथ ऑक्सी मीथेन ये इस कंपाउंड का नाम है। तो अल्कोक्सी ये इसका ग्रुप प्रीफिक्स है, और अल्केन तो आप ने शामिल किया है। इनके नाम किस तरह से लिखे जाते हैं ये आयुपैक नोमेनक्लेचर के अंदर मैंने डिटेल के अंदर आपको समझाया है। एस्टर ये अगली फैमिली है आपके पास, और कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ कार्बन की चेन होती है, और एक तरफ जो कार्बन की चेन है वो ऑक्सीजन से मुंसलिक होती है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, एस्टर कहलाते हैं। और COO का मौजूद होना ये इस एक्स्टर फंक्शनल ग्रुप की निशानी है जी। ग्रुप प्रीफिक्स इसका कोई नहीं है, और ग्रुप सफिक्स के तौर पर आप O8 इस्तेमाल करते हैं। तो एक चेन को जो ऑक्सीजन के साथ मुंसलिक होती है उसको आप अल्काइल का नाम देते हैं, और कार्बोनाइल कार्बन के साथ जिसके अंदर एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है उसको O8 का नाम देते हैं। तो ये एग्जाम्पल अब आपके सामने है। इस कार्बन, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मुंसलिक है तो आपने इसको मिथाइल कहा, और ये दो कार्बन के साथ एस्टर ग्रुप को शामिल करके आपने इसको इथेनोइड कहा। तो ये आपके एस्टर है जी। और आपके जो आखिरी फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसका भी एक कंपाउंड आपके कोर्स के अंदर शामिल है, और ये कहलाते हैं जी एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड के अंदर दो कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन के साथ मुंसलिक होते हैं। तो दो कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मुंसलिक होना इसको क्या बना देता है, एनहाइड्राइड बना देता है। और ग्रुप सफिक्स के अंदर पूरे का पूरा वर्ड एनहाइड्राइड इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये कार्बोनाइल कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये कार्बोनाइल कार्बन नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से इसे क्या कहेंगे जी, एनहाइड्राइड कहेंगे। और इस तरफ कार्बोनाइल कार्बन के साथ कार्बन को मिलाएं तो दो कार्बन नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आपको दो कार्बन नज़र आ रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा जी, एथेन एनहाइड्राइड होगा। ठीक है जी। तो आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा, और फंक्शनल ग्रुप का अब आप इसको एक छोटा सा रिव्यू समझिए, क्योंकि जो हमने आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 13 लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो यहाँ हमने फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग के अंदर एक साथ ही डिस्कस की है जी। तो अगर आपने आयुपैक सिस्टम के तहत नाम लिखना सीख लिए हैं और उन लेक्चर्स को आपने बहुत अच्छे से लिया है, तो इसका मतलब ये है कि यकीनन आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो इसका तरीका ये है जी कि आप आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़रा आप उस लेक्चर्स को, उस सीरीज़ को रिवाइंड कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये तमाम फंक्शनल ग्रुप समझ में आ जाएंगे। और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ाए हैं इसको आप एज अ रिव्यू कंसिडर कीजिए। अच्छा जी, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, और ये जो अगला टॉपिक है वो है जी होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है ये अब हम पढ़ने जाएंगे जी। तो डेफिनेशन इसकी हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो होमोलोगस सीरीज इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि होमोलोगस सीरीज एक फैमिली की होती है। तो आपने ये जो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े, इन तमाम फंक्शनल ग्रुप की जो फैमिली है जी, तो फैमिली के अंदर मेंबर होते हैं। यानी एक घर का बड़ा होता है, उसके बाद उससे छोटा होता है, समझ लें अपने आप अब्बा ले लें, और अब्बा के बाद आप बड़ा भाई ले लें, उसके बाद फिर आप उससे छोटा भाई ले लें, उसके बाद फिर आप उससे छोटा भाई ले लें। तो ये एक पूरी की पूरी क्या होती है जी, एक फैमिली होती है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी फैमिली होती है, और इस फैमिली के अंदर भी मेंबर्स होते हैं, और हर मेंबर के अंदर कुछ फर्क होता है। ठीक है जी। उसी फर्क की वजह से जो सीरीज बनती है जी उसको आप क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, जिसको अभी मैं डिफाइन करूंगा तो ये बात आपके समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन जी, द मेंबर्स ऑफ सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स, यानी एक ही फैमिली के या एक ही क्लास के कंपाउंड्स, यानी अल्केन के कंपाउंड्स या अल्कीन की फैमिली के कंपाउंड्स या अल्काइन की फैमिली के कंपाउंड्स, या आप कहें जी अल्काइल हैलाइड की फैमिली के कंपाउंड्स, या आप कहें जी अल्कोहल की फैमिली के कंपाउंड्स। तो एक ही फैमिली के कंपाउंड्स विच आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन के बढ़ने के हिसाब से अगर इनको रखा जाए तो दो मेंबर्स के दरमियान, यानी नीचे वाले और उसके बिल्कुल ऊपर वाले। ठीक है जी। यानी अगर आप बात करें, मीथेन पहला मेंबर है और इथेन दूसरा मेंबर है, तो इथेन और मीथेन में फर्क,
और प्रोपेन तीसरा मेंबर है, तो प्रोपेन में और इथेन में फर्क, और ब्यूटेन चौथा मेंबर है, तो ब्यूटेन में और प्रोपेन में फर्क, यानी बिल्कुल ऊपर वाले जी। तो मेंबर में जो फर्क होता है वो मिथिलीन ग्रुप का होता है, यानी CH2 ग्रुप का होता है। और या आप मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखें तो 14 एटॉमिक मास का होता है। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को क्या कहते हैं जी? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है जी? मैं इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ देता हूँ। द मेंबर्स ऑफ सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट with a common difference of methylene group or 14 atomic mass unit in molecular mass. This series is known as homologous series. तो अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की फैमिली की बात करें और आप 1 से लेकर 10 मेंबर लिखें, तो हर कॉन्जेक्यूटिव मेंबर के अंदर जो फर्क होगा वो मिथिलीन ग्रुप का होगा, यानी हर हैवियर मेंबर के अंदर CH2 ज्यादा होगा या उसका वजन 14 एटॉमिक मास यूनिट अपने ऊपर वाले मेंबर से ज्यादा होगा। तो ये जो सीरीज बनेगी, इस सीरीज को क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज कहेंगे। अच्छा जी, होमोलोगस सीरीज मुख्तलिफ है, तो ये हम इसको समराइज कर रहे हैं जी। तो अल्केन की जो होमोलोगस सीरीज है उसका जर्नल फार्मूला है CnH2n+2। अल्कीन की होमोलोगस सीरीज का जर्नल फार्मूला है CnH2n। अल्काइन की होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला है CnH2n-2। अल्काइल हैलाइड की भी होमोलोगस सीरीज पॉसिबल है और इसका फॉर्मूला है CnH2n+1x। और उसकी वजह क्या है जी? कि ये इसके अंदर आपका अल्काइल रेडिकल मौजूद होता है और अल्कीन और अल्काइल रेडिकल के अंदर एक हाइड्रोजन का फर्क होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखे हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ आपको 1 हाइड्रोजन कम नजर आ रहा है और उस 1 हाइड्रोजन की जगह क्या आके लग गया है? X हेलो ग्रुप आके लग गया है। तो ये आपकी क्या जी? ये आपका अल्काइल हैलाइड का की जो होमोलोगस सीरीज बनेगी उसका जनरल फार्मूला है और ये आपके अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला है CnH2n+1 और OH। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज, ये 5 होमोलोगस सीरीज के जनरल फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं जी। और इसके अलावा अगर आपका ये सवाल हो जी तो क्या सिर्फ इन्हीं की होमोलोगस सीरीज पॉसिबल है? जो हमने बाकी फंक्शनल ग्रुप के अंदर पढ़े, क्या उनकी होमोलोगस सीरीज पॉसिबल नहीं है? तो इसका जवाब नहीं है, उन तमाम की भी होमोलोगस सीरीज पॉसिबल है, लेकिन अभी हम सिर्फ इन 5 को डिस्कस कर रहे हैं और आप भी जो फोकस करें इन 5 को ही फोकस करें। इनमें से मैं एक की होमोलोगस सीरीज बना के आपको दिखाऊंगा और अगर आप बाकी 4 की होमोलोगस सीरीज को आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा। अच्छा जी, अल्केन की होमोलोगस सीरीज को हम डिस्कस करेंगे और ये अल्केन की होमोलोगस सीरीज का ये पहला मेंबर है जिसको आप क्या कहते हैं जी? मीथेन कहते हैं और मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द कंडेंस फार्मूला इज CH4। जो दूसरा मेंबर है वो जी इथेन है और इथेन का फार्मूला है जी C2H6 और ये अब आपका इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है और कंडेंस फार्मूला ये आपको नजर आ रहा है जी CH3CH3। अब अगर आप देखें जी तो जरा मैं सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूँ जी। तो यहाँ 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, 2 में, और यहाँ पे आपको 1 कार्बन नजर आ रहे हैं। तो 2 में से 1 निकाला तो आपके पास 1 कार्बन बचा और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और ऊपर आपको 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। 6 में से 4 निकाल दें तो आपके पास क्या बचा? 2 हाइड्रोजन बचे। तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2 ग्रुप का इजाफा हुआ। ठीक है जी। तो यही होमोलोगस सीरीज की खास बात है कि 2 कंसेक्यूटिव मेंबर के अंदर CH2 ग्रुप का इजाफा है। और देखिए CH2 ग्रुप का इजाफा कहें या 14 एटॉमिक मास यूनिट का इजाफा कहें, क्योंकि आप जानते हैं जी कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 2। तो 12 + 2 जवाब क्या आ गया? 14। तो आप CH2 ग्रुप कहें या 14 एटॉमिक मास कहें, दोनों का मतलब क्या है जी? एक ही है जी। तो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर के अंदर CH2 ग्रुप का फर्क होता है। ये तीसरा मेंबर मैंने लिखा और ये मैंने क्या लिखा है जी? प्रोपेन लिखा है, जिसका फॉर्मूला क्या है जी? C3H8 और ये अब आपको नजर आ रहा है जी CH3 CH2 CH3। तो अब देखिए यहाँ पे आपको CH2 वाजे हो गया जी कि इसके अंदर 2 CH3 लगे हुए थे और अब उसके बीच में क्या आके लग गया? CH2 आके लग गया। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप का जो इजाफा हुआ है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, कैलकुलेशन करके देखने की भी आपको जरूरत नहीं है। ये चौथा मेंबर है ब्यूटेन और ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है जी
और ये अब आपने क्या देखा जी कि एक और मिथिलिन ग्रुप का इजाफा हो गया 2 कंसेक्यूटिव मेंबर के दरमियान, तो ये भी आपकी ये आपका होमोलोगस सीरीज है। और ये पेंटेन ये जो 5वां मेंबर है ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है जी। और यहाँ पे आपने क्या देखा जी कि यहाँ पे 2 मिथिलिन ग्रुप, तो यहाँ पे क्या हो गए जी 3 हो गए जी। तो कंडेंस फार्मूले को फोकस कीजिए, स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने आपको ऐसे ही शो किया है जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जी इतना, खासतौर पे होमोलोगस सीरीज को बनाने के लिए। तो आईयूपैक्ट सिस्टम के तहत नाम, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला इसका आप लाजमी लिखिए, या स्ट्रक्चर फॉर्म आप इसका कंडेंस फार्मूला लिखिए जी। तो ये 3 बातें आप लिखें। तो मैंने जिस तरह से आपको अल्केन की होमोलोगस सीरीज बना के दिखाई है, आप बिल्कुल इसी तरीके से अल्कीन की, अल्काइन की, अल्काइल हैलाइड की और अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज बनाई है। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज है। अल्केन वो फैमिली है जिसकी होमोलोगस सीरीज आप आपने बनाई है। यह अल्केन वो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसकी होमोलोगस सीरीज बनाई है। और होमोलोगस सीरीज क्या है जी? होमोलोगस सीरीज है अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ सेम फैमिली, यानी अल्केन की फैमिली के आपने कंपाउंड्स की सीरीज बनाई है। और इस सीरीज की खास बात क्या है जी? हर कॉन्सेक्यूटिव मेंबर के अंदर CH2 ग्रुप का फर्क है, या मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से 14 एटॉमिक मास यूनिट का फर्क है। तो ये जो सीरीज है वो क्या कहलाती है? ये होमोलोगस सीरीज कहलाती है। अब हम होमोलोगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ क्या खासियतें होती हैं, इसको हम देखने जा रहे हैं जी। तो पहली बात क्या है जी कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। एक जनरल फार्मूला होता है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी। तो मैंने, अगर आप 2 स्लाइड पीछे जाएं तो मैंने आपको क्या बताया था? अल्केन को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला क्या है जी? CnH2n+2। इसी तरह अल्कीन को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला क्या है जी? CnH2n। अल्काइन को रिप्रेजेंट करने का फार्मूला क्या है जी? CnH2n-2। तो यही वो बात लिखी हुई है जी कि होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फार्मूला होता है। दूसरी बात क्या है जी कि होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और उसकी वजह क्या है जी कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जब ये मेंबर्स एक ही क्लास से और एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं, यकसा होती हैं। अच्छा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें फ़र्क पड़ता है और वज़न के बढ़ने के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली क्या होती हैं? वेरी होती हैं। तो इसको भी हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पे किस तरह से वेरिएशन आती है। चौथी बात क्या है जी कि हर मेंबर के अंदर फ़र्क क्या होता है? मिथिलिन ग्रुप का यानी CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है। और हर मेंबर के अंदर जो फ़र्क होता है वो क्या होता है? 14 एटॉमिक मास यूनिट का फ़र्क होता है। ये हर मेंबर कहने का मतलब है हर कॉन्सेक्यूटिव मेंबर, नीचे वाले से बिल्कुल ऊपर वाला मेंबर, ठीक है जी। और पांचवी बात क्या है जी कि इन तमाम को सेम तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। और ये बात सुन के यकीनन आपको खुशी होनी चाहिए जी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना इंतहाई आसान है जी। कि आप मीथेन को बनाना सीख लें या मीथेन के केमिकल रिएक्शन को सीख लें तो इथेन के, प्रोपेन के, ब्यूटेन के और जिस मेंबर की बात करें उस मेंबर के केमिकल रिएक्शंस करना आपको खुद आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यही यहाँ पे बात लिखी हुई है कि ऑल मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय जर्नल मेथड। या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो भी क्या होती हैं जी? सेम होती हैं। तो आप एक क्लास की, एक कंपाउंड की स्टडी करें और अल्केन की पूरी फैमिली बिल्कुल उसी तरीके से तैयार होगी। तो ये कितनी खुशी की बात है जी कि कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना आसान है जी कि आपको अल्केन को बनाना सीख लें, इथेन और मीथेन और प्रोपेन, ये आपको खुद ही बनाना आ जाएगा। तो आपने फोकस क्या करना है? फैमिली को फोकस करना है कि फैमिली के रिएक्शंस को फोकस करें और फैमिली की केमिकल रिएक्शंस को, कि फैमिली की प्रिपरेशन को फोकस करें। किसी एक मेंबर की प्रिपरेशन को फोकस कर लें, किसी एक मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज को फोकस कर लें, तो बाकी की प्रॉपर्टीज आप और बाकी की प्रिपरेशन आप खुद से कर सकते हैं। तो थोड़ी सी तवज्जो दें और थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करें तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंतहाई आसान है। अच्छा जी, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं होमोलोग की। तो होमोलोग जो मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के उसको होमोलोग कहते हैं जी। तो ये जो आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन पढ़ा, तो ये बेसिकली आपस में क्या है जी? होमोलोग है।
और ये होमोलॉग किसके हैं जी? अल्केन के हैं। तो फैमिली मेंबर्स को क्या कहते हैं जी? होमोलॉग कहते हैं। और सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें जी, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज होता है कार्बन एटम्स के बढ़ने की वजह से। इसका मतलब है इथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मीथेन से क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरी बात आपने क्या पढ़ी थी? सॉलिबिलिटी, हल होने की सलाहियत ये डिक्रीज हो जाती है कार्बन एटम्स के बढ़ने की वजह से। तो इसका मतलब ये है जी इथेन को सॉलिबल करना ये मुश्किल होगा, और मीथेन को अगर सॉलिबल करना चाह रहे हैं जी तो मीथेन को सॉलिबल करना आसान होगा। तीसरी बात क्या है जी कि स्टेट ऑफ मैटर पे फर्क पड़ता है। तो अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे बात करें यानी एसटीपी पे बात करें, तो अगर कार्बन 1 से लेकर 4 हैं जी, यानी मीथेन, ईथेन, उसके बाद प्रोपेन और ब्यूटेन, ये आपकी गैसेज हैं। और अगर हम बात करें जी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, 5 से लेकर 7 मेंबर्स ये आपके लिक्विड हैं, और इससे जो हैवियर हैं 8 और उससे ज़्यादा ये आपके क्या है जी? ये सॉलिड हैं। तो ये होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपके सामने आई, आपने देखा। अच्छा जी, अब हम एग्जाम्स प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, जो मेन टॉपिक था वो तो हमने डिस्कस कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके साथ 2 टॉपिक हमने मजीद पढ़े। और पहला टॉपिक था जी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उसका हमने रिव्यू लिया। और फिर हमने ये पढ़ा जी कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अब इम्तिहान में सवालात किस तरह से आए हुए हैं इसको हम देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, पहला सवाल अब आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एग्जाम्पल। तो देखें, जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो तमाम चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये आपका बड़ा सवाल था जी, तो आप किस तरह से लिखेंगे इसको मैं देख लेता हूँ। इसको तेज़ लेके चलूँगा तो ये तमाम बातें मैं डिस्कस कर चुका। तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेडिंग डाली, ये चार्ट बना के दिखा दे तो बहुत ही अच्छा है, ताकि ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आपको वो क्लासिफिकेशन आती है। तो आपने क्लासिफिकेशन का तरीका बता दिया जी कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस तरह होती है। ए साइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, फिर ए साइक्लिक कंपाउंड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर क्लासीफाई होते हैं, और साइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर क्लासीफाई होते हैं, और फिर होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर क्लासीफाई होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स को की डेफिनेशन को लिखा, और कम से कम एक एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखें। एक एग्जाम्पल आपने लिख दी, उसके बाद आप आगे गए और आपने सैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में लिखा, आपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में लिखा, और एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी। साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में लिख के आपने एग्जाम्पल को दिया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके बारे में लिखा और इनकी एग्जाम्पल्स हमने दी। उसके बाद फिर आपने एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में लिखा, और उसके बाद आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में लिखा, और इनकी भी एक एक एग्जाम्पल आपने दी। तो जो कुछ भी आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी किया था, हाँ वहाँ आपने 2 एग्जाम्पल के बारे में के साथ स्टडी किया था, या आप उसको एक एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और आपने एग्जाम्पल देनी है। तो बज़ाहिर आपको ये बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन ये खैर बड़ा तो है, ये लेंदी तो है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है। यकीनन ये लॉन्ग के अंदर आया होगा, तो इसको आप देखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है, और सवाल में हमसे पूछा गया है जी कि फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें, और उसके बाद ये आपको 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसने आपको दिए हैं, और आपसे कह रहे हैं जी कि फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखें। तो इस सवाल को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, अब आपके सामने इसका जवाब मौजूद है जी। तो जो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपने लिखी थी, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इम्पार्ट्स अ यूनिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपके क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। आपने लिखा जी फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मालूम करना है, तो आपने लिखा जी ये एसाइल क्लोराइड है, और आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से इसका नाम भी लिख दिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से आपने लिखा एल्केनॉइल क्लोराइड। अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख दीजिए प्रोपेनॉइल क्लोराइड भी लिख सकते थे जी, वरना तो आपने एसाइल क्लोराइड लिखा है, और आईयूपैक सिस्टम के तहत भी आपने इसका भी जनरल नाम लिखा है अल्केनॉइल क्लोराइड। जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप था वो हमने लिखा है जी अमाइड, या आईयूपैक सिस्टम के तहत भी आपने इसका जनरल नाम लिखा है अल्केन अमाइड। आप इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत असल नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने आपसे फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछा था, तो फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो एसाइल हैलाइड है।
क्लोरो लगा हुआ है तो उसमें आपने क्लोराइड कहते हैं तो गलत नहीं है। और ये क्या कहलाते हैं, ये आपके अमाइड कहलाती हैं। और अगर आप आयुपेक के हिसाब से भी जनरल नाम लिख दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये सिंपल सा सवाल था जो आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है और ये भी आपका डेफिनेशन का सवाल है। होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप को आपने डिफाइन करना है। तो आपने फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन किया और उसके बाद आपने होमोलोगस सीरीज को डिफाइन किया, तो ये आपका सवाल क्या हो जाएगा जी, मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ उसने इस सवाल के अंदर डेफिनेशन पूछी है। तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि इसके अंदर एक तो डेफिनेशन आ रही हैं और जो दूसरा सवाल आ रहा है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपका लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन सी के अंदर आ सकता है, कि जिसके अंदर आपको तमाम क्लासिफिकेशन को क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। अगर ये शॉर्ट के अंदर आ जाए तब भी आपको एंटायर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था और इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है ये आपने सीखा। लेक्चर 4 के अंदर हम डिस्कस करने जाएंगे जी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो ये बिल्कुल नया वर्ड आपके सामने है, इससे आप वाकिफ नहीं हैं। तो आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे और आइसोमेरिज्म के साथ साथ हम इस लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो चैप्टर नंबर 8 से जिसका ताल्लुक है और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स जिसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 9 से है, क्योंकि इसका भी ताल्लुक आइसोमेरिज्म से है जी। तो इन दोनों टॉपिक्स को भी हम आइसोमेरिज्म के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।